सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। इसकी 11वीं क्लास है। तो आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को डिस्कस करने से पहले जरा पिछली क्लास की रिवीजन कर ली जाए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि इटली का भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का इतिहास रहा है। मतलब इटालियंस जो हैं वो बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में बिखरे पड़े थे। मिड 19th सेंचुरी में इटली जो है वो 7 राज्यों में विभाजित थी, जिसमें केवल एक सार्डिनिया पेडमोंट, जो कि फिगर 14 में आइलैंड टाइप दिखाया गया है, इस सार्डिनिया पेडमोंट पर इटालियन प्रिंसली हाउस का क्या था, शासन था। उसके बाद आप लोग जरा नक्शे में देख लो, पेज नंबर 21 में ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ में जहां पे लोम्बार्डी, विनेशिया, पर्मा, मोडेना, टुस्कैनी, मोनाको शो कर रहा है, वहां ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर था। नॉर्थ का है ये। बीच वाले हिस्से में पेपल स्टेट है जहां पोप का शासन था, और सबसे नीचे साउथ में जहां पर किंगडम ऑफ बॉथ सिसिली शो कर रहा है, वहां पर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का शासन था। तो इस तरीके से इटली जो है, जो 7 राज्यों में विभाजित थी, केवल एक राज्य पर इटालियन प्रिंसली हाउस का क्या था, शासन था, और बाकी नॉर्थ, साउथ और सेंटर, इन तीनों जगह पर जो है वो शासन चल रहा था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का, बीच वाले में पोप का, और तीसरे में जो है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का शासन था। 1830s के दशक में जुसेपे मैज़ीनी, जो कि इटालियन स्टेट्स को एक करने की कोशिश उन्होंने की थी, 1830s में जुसेपे मैज़ीनी इटालियन स्टेट्स को एक करके यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने इसके लिए यंग इटाली मार्सिलेस में और बर्न में जो है वो यंग यूरोप की स्थापना करी थी। लेकिन चूंकि हम लोग इटाली की बात कर रहे हैं तो डिस्कस हम लोग केवल यंग इटाली मार्सिलेस की चर्चा करेंगे। तो 1830s के दशक में जुसेपे मैज़ीनी इटालियन स्टेट्स को एक करके यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने की कोशिश की इन्होंने, और इन्होंने जो है वो यंग इटाली मार्सिलेस की क्या की, स्थापना की। लेकिन वो क्या रहे, इटली को यूनिफाई करने में असफल रहे। उस समय सार्डिनिया पेडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड जो हैं, उन्होंने जो है इटालियन स्टेट्स को वार के माध्यम से ही एक करने का इनके बाद सोचा। जब जुसेपे मैज़ीनी जो हैं वो असफल रहे, तो इसका जिम्मा इटालियन स्टेट्स को एक करने का जिम्मेदारी जो है वो किसने अपने आप पर लिया, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने लिया। वो उस समय जो है वो सार्डिनिया पिडमोंट के क्या थे, राजा थे। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व, वार के माध्यम से इनको एक करना था, है ना। तो उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व अपने चीफ मिनिस्टर कैवोर को सौंपा। फ्रांस के साथ इनके अच्छे संबंध थे, उनके फ्रांस के साथ अच्छे संबंध थे, तो उनके साथ मिलकर कैवोर जो है वो 1859 में फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, और इन्होंने सबसे पहले नॉर्थ पर कब्जा किया। ठीक है। उसके बाद कैवोर के पास तो रेगुलर ट्रूप्स थी ही, उनको साथ मिला जुसेपे गैरिबाल्डी का। जुसेपे गैरिबाल्डी ने बहुत सारे लोगों को वॉलंटियर्स के तौर पर युद्ध में शामिल कराया था, एज ए जनसेना, है ना। और फिर कैवोर की आर्मी और गैरिबाल्डी की आर्म्ड वॉलंटियर्स ने जो है वो साउथ इटाली पर क्या किया, आक्रमण किया, और स्पेनिश रूलर को वहां से भगाया कह लो या हराया, और वहां भी साउथ में क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। सेंटर में जहां पोप का शासन था वो खुद इटली में शामिल हो गया, और इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ 1861 में, और विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। आई बात समझ में। अब 4.3 जो टॉपिक है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा सा हम लोग जुसेपे गैरिबाल्डी के बारे में जान लें, जो बॉक्स नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है। गैरिबाल्डी का जन्म जो है वो आपको 4 जुलाई 1807 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो हुई थी आपको इटली में। कब हुई थी, 2 जून 1882 को। तो चलिए जरा सा हम लोग जुसेपे गैरिबाल्डी के बारे में जान ले कि क्या लिख रखा है आपके इस बुक में। जुसेपे गैरिबाल्डी 1807 to 1882, यानी कि 1807 में इनका जन्म हुआ था, 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स। ही
came from a family engaged in coastal trade and was a sailor in the merchant navy. In 1833, he met Mazzini, joined the Young Italy movement and participated in the Republican uprising in Piedmont in 1834. The uprising was suppressed and Garibaldi had to flee to South America, where he lived in exile till 1848. In 1854, he supported Victor Emmanuel II in his efforts to unify the Italian states. In 1860, Garibaldi led the famous expedition of the thousands to South Italy. Fresh volunteers kept joining through the course of the campaign till their numbers grew to about 30,000. They were popularly known as Red Shirts. तो जो आपके बॉक्स नंबर 2 में जुसेपे गैरिबाल्डी के बारे में दे रखा है, इन्होंने किसानों को और मजदूरों को क्या किया था, अपने वॉलंटियर आर्म्ड फोर्सेस में क्या किया था, शामिल करवाया था, और इसी की मदद से कैवोर ने क्या करी थी, साउथ पर कब्जा करी थी और इटली को यूनिफिकेशन का काम जो है वो पूरा किया था। तो जुसेपे गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था, 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1807 में इनका जन्म हुआ था और 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये परहैप्स लिखा है इसमें, परहैप्स का मतलब होता है शायद। वो इटली को आज़ाद कराने वाले फ्रीडम फाइटर में शायद सबसे मशहूर फाइटर थे ये। इनके बारे में कहा जाता है, जुसेपे गैरिबाल्डी के बारे में, कि इटली को आज़ाद कराने वाले फ्रीडम फाइटर्स में ये सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, या सबसे महत्वपूर्ण नहीं कह लो, सबसे मशहूर। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मशहूर। तो ये इटली को आज़ाद कराने वाले फ्रीडम फाइटर में क्या थे, सबसे मशहूर फाइटर थे। ये जो है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कोस्टल ट्रेड में जुड़ी हुई थी। समुद्र के किनारे जो तटीय व्यापार होता है, उस व्यापार में इनकी फैमिली जो है वो, उनका लेना देना था इनकी फैमिली से, उसी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और ये खुद एक सेलर भी थे। सेलर मतलब नाविक, है ना। और मर्चेंट नेवी में क्या थे, ये एक सेलर भी थे। 1833 में इनकी मुलाकात मैज़ीनी से हुई। इनकी मुलाकात जुसेपे मैज़ीनी से हुई। इन्होंने यंग इटाली मूवमेंट को ज्वाइन किया। इन्होंने यंग इटाली मूवमेंट, जो उनका जो सीक्रेट सोसाइटी था, उनको ज्वाइन किया। और रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पिडमॉन्ट इन 1834, और पिडमॉन्ट में 1834 में जो रिपब्लिकन अपराइजिंग हुई, गणतंत्रीय विरोध हुई, इसमें इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। मज़ीनी के साथ मिलकर क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इस अपराइजिंग को, इस विरोध को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। और जो गैरिबाल्डी हैं उनको साउथ अमेरिका भागना पड़ गया। आई बात समझ में। मज़ीनी का इन्होंने साथ दिया। पिडमॉन्ट पर आक्रमण जब हुआ था, जब यंग इटाली मूवमेंट जब हुई थी, और जुसेपे मैज़ीनी जो हैं, इनका साथ दिया किसने, गैरिबाल्डी ने 1834 में। और पिडमॉन्ट में जब विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह को राजा ने क्या किया, कुचलवा दिया। मतलब विरोध सक्सेसफुल नहीं रहा। और इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम में अब राजा के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा और राजा जब युद्ध जीत जाएगा, तो जो भी उसका दुश्मन होगा या जो भी रिवॉल्यूशन उकसाने की कोशिश करी होगी, उसमें तो उसको पकड़ के जेल में डाल देना था। तो गैरिबाल्डी को ऐसा कुछ लगा, और नतीजा ये हुआ कि जब अपराइजिंग जो है वो सप्रेस्ड हो गई, कुचल दी गई, तो गैरिबाल्डी को कहाँ भागना पड़ गया, साउथ अमेरिका भागना पड़ गया। वहाँ वो 1848 तक एग्जाइल में रहा, अपने देश से निकाला के तौर पर 1848 तक वो वहाँ रहते हैं। इन 1854 ही सपोर्टेड विक्टर इमैनुअल II। 1854 में उन्होंने विक्टर इमैनुअल II का, जिनका प्रयास था कि पूरे इटालियन स्टेट्स को एक किया जाए, इन्होंने इनका सपोर्ट किया। इन 1860 में गैरिबाल्डी ने फेमस एक्सपेडिशन कहते हैं लंबी यात्रा या अभियान को। तो 1860 में जो हजारों लोगों का जो अभियान था, उसका उन्होंने नेतृत्व किया। और किस तरफ चले, साउथ इटाली की तरफ। जो हम लोगों ने पढ़ा भी कि हजारों लोगों को साथ में लेकर ये कहाँ पहुंचे, कैवोर की आर्मी के साथ साउथ में पहुंचे। और इटाली को यूनिफाई कराने में जो स्पेन के जो वहाँ राजा राज करते थे, बॉथ किंगडम ऑफ सिसिली जो था, 2 किंगडम ऑफ सिसिली जो था, वहाँ से उनको छुटकारा दिलाया गया। और बाद में आखिरकार इटली में उसको साउदर्न पार्ट को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्सेज ऑफ द कैंपेन। और इस अभियान के दौरान, जिस अभियान को इन्होंने नेतृत्व किया, उसके दौरान जो है वो बहुत सारे फ्रेश यानी कि नए नए लोग जो हैं वो इस अभियान में जुड़ते गए। और इनकी संख्या बढ़कर 30,000 तक हो गई थी।
तो 30,000 लोगों को इन्होंने क्या किया, लीड करने का काम, नेतृत्व करने का काम किया। और ये जो 30,000 जो लोग थे उनको पॉपुलरली लोकप्रियता के तौर पर जो है वो किस नाम से जाना जाता था, रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। इन 1867 Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle to the unification of Italy. The Papal States where a French garrison was stationed, the Red Shirts proved to be no match for the combined French and Papal troops. 1867 में क्या हुआ, 1867 में क्या हुआ कि गैरिबाल्डी जो है उनका जो ये 30,000 का जो सैनिक था, 30,000 जो वॉलंटियर्स थे, जो स्वयं सेवकों की इनकी जो सेना थी, ये इसको लेकर कहाँ पहुंचे, रोम। कहाँ पहुंचे, रोम पहुंचे। और जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो ये लास्ट हिस्सा था, इसको जोड़कर यूनिफिकेशन पूरा हो जाता, तो वहां पर जो पैपल स्टेट्स था, बीच में था ना पैपल स्टेट्स नक्शे में, वहां पर जो है वो फ्रेंच आर्मी की सैनिक की टुकड़ी जो है, फ्रेंच सैनिक टुकड़ी जो है वो ऑलरेडी स्टेशन थी, तैनात थी। तो जब ये 30,000 लोग पहुंचे, वहां पर जो है पैपल स्टेट के लोग, पैपल स्टेट की आर्मी और प्लस फ्रेंच आर्मी जो है वो वहां पे पहले से क्या थी, मौजूद थी। नतीजा ये हुआ कि रेड शर्ट्स जो हैं वो उनके मुकाबले में खड़े नहीं उतर पाए और उनको क्या पड़ना, वहां से भागना पड़ा, हारना पड़ा। इट वॉज ओनली इन 1870 when during the war with Prussia, France withdrew its troops from Rome that the Papal States were finally joined to Italy. 1870 में ऐसा हुआ कि वॉर के दौरान, प्रसा के साथ वॉर के दौरान, फ्रांस की जो आर्मी थी जो पैपल स्टेट्स में मौजूद थी, इन्होंने खुद ही जगह छोड़ दी, खुद ही जगह छोड़ दी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है, खुद ही जगह छोड़ दी। ये प्रसा के साथ लड़ाई में बिजी हो गए और ये जगह खाली हो गया, तो फिर पैपल स्टेट्स जो है वो फाइनल जाके इटली में जुड़ गया। अब यहाँ पर एक कैरिकेचर बनाने का काम किया गया है, ठीक है, ये कैरिकेचर बना था 1859 में। इसमें दिखाया गया कि गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटैली। इसमें दिखाया गया कि गैरिबाल्डी जो हैं वो किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड, जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा थे, उनको जूते पहनाने में मदद कर रहे हैं, जो इटली का जूता है, मतलब इटली को अपने अंडर में लेने में विक्टर इमानुएल सेकेंड की वो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये कैरिकेचर में आपको बताया गया है। अब जो हम लोग चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, केस बोले तो जानते ही हो, तो अजीब केस, ब्रिटेन की अजीब केस, ठीक है, या फिर यूं कह लो कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इज ग्रेट ब्रिटेन। जैसा कि कुछ विद्वानों ने ये तर्क कर बताया है कि जो मॉडल होना चाहिए राष्ट्र का या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल होना चाहिए, रूप होना चाहिए, वो कौन है, ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉलर्स ने क्या कहा कि ग्रेट ब्रिटेन ही जो है वो एक आदर्श रूप है नेशन स्टेट का। अगर नेशन स्टेट होना चाहिए तो ग्रेट ब्रिटेन जैसा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा कुछ स्कॉलर्स ने। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of a long drawn out process. ये लाइन आपको दिमाग में रखने की जरूरत है कि जो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो राष्ट्र राज्य का क्या है, एक आदर्श रूप है, मतलब होना चाहिए तो भाई ऐसा ही होना चाहिए। ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं है कि किसी रिवॉल्यूशन से या फिर अचानक से जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई और इसके वजह से क्या हो गया, ब्रिटेन का निर्माण हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये एक लंबी अवधि तक प्रक्रिया चली, एक लंबी अवधि तक जो है वो ब्रिटेन की फॉर्मेशन की प्रक्रिया चली और आखिरकार जो है वो ब्रिटेन का निर्माण हो गया। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot or Irish. All of these ethnic groups had their own culture and political traditions, but the English nation steadily grew in wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nations of the islands. तो बहुत सारे विद्वानों ने ये तर्क दिया कि भाई साहब ग्रेट ब्रिटेन जो है वो क्या है, एक मॉडल ऑफ द नेशन है। बहुत सारे विद्वानों ने तर्क देकर ये बताया कि भाई साहब अगर इस नेशन स्टेट का कोई मॉडल है तो वो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। अब
जो ब्रिटेन में जो फॉर्मेशन है, ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है वो किसी अचानक से अपहीवल से, अचानक से एकाएक बड़े परिवर्तन, अपहीवल कहते हैं अचानक ये बहुत बड़ा परिवर्तन या उथल पुथल, तो किसी बहुत बड़े उथल पुथल से या फिर क्रांति से ब्रिटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है एक लंबी अवधि तक ये प्रक्रिया चली और तब जाकर के जो है वो ब्रिटेन का फॉर्मेशन, ब्रिटेन का रूप जो है वो बना। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश के लोग जिनको अभी आप जान रहे हो, ये लोग जो है वो ब्रिटिश आइल्स पर रहते थे। आइल्स बोले तो आइलैंड समझ लो, ठीक है। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो आइलैंड इसलिए है क्योंकि इसमें जो है आप देखो इस पिक्चर में जो है वो क्या है कि ये आइलैंड टाइप दिखाया गया है, ठीक है। इस पिक्चर में आप ध्यान दो, आप इस बात का ध्यान रखना कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो मेनली 3 जगहों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स से मिलकर बना है। जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में आयरलैंड जुड़ जाता है तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। बड़े अच्छे तरीके से इसको सर्कल किया गया है, ठीक है। और ये ब्रिटिश आइल जो है या ब्रिटिश आइलैंड कह लो आप, इसमें जब जो है वो यूनाइटेड किंगडम जुड़ जाता है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रिटिश आइल हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो पिक्चर है आपके सामने, इसमें टोटल कितने जगह की चर्चा है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड का इसमें 2 हिस्सा है, एक है नॉर्थ आयरलैंड और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करी जाए, क्योंकि इसमें ग्रेट ब्रिटेन की ही बात की गई है, रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड की बात नहीं करी गई है और लास्ट पैराग्राफ में आयरलैंड की चर्चा है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझो। तो ग्रेट ब्रिटेन किन किन भूभागों से मिलकर बना है, ये सब आइलैंड है, ये सब जो है वो ब्रिटिश आइल है, क्योंकि ये पूरा ब्रिटिश आइल जिसपे ये 4-5 जगह है वो एक पूरा आइलैंड है, ठीक है। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें कौन कौन जगह शामिल है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में नॉर्थ आयरलैंड जुड़ जाता है, 2 पार्ट है आयरलैंड का, तो जब ये जुड़ जाता है तब जो है वो क्या होता है, ये क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम या क्या कहते हैं आप, ग्रेट ब्रिटेन के लोग लगभग एक ही बात है। और ब्रिटिश आइल जो ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया मतलब इसमें जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है ना, आयरलैंड और रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड तीनों ही आता है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन कौन कौन सा हो गया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसमें आयरलैंड को भी जोड़ दो दोनों पार्ट को, तो ये क्या बन जाता है, ब्रिटिश आइल बन जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है वो अचानक से किसी अपहीवल की वजह से या रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं बना, ये तो लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है वो ब्रिटेन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी लोगों की, जैसे अपने यहाँ मान के चलो पंजाबी हैं, बिहारी हैं, है ना, क्या कहते हैं राजस्थानी हैं, है ना, मराठी हैं, ऐसे है ना, तो ये लोग जो है इनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी, ये लोग जो लोग फैले हुए थे पूरे ब्रिटिश आइल में, जिसको भी आप ब्रिटिश आइल जान रहे हो वो केवल आप उस टाइम में केवल आइलैंड था, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी लोगों की, जो लोग यहाँ पे बसे हुए थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, एथनिक वंश थी। एथनिक के आधार पर, रंग रूप कल्चर के आधार पर नीचे दे रखा गया। एथनिक का मतलब कि रिलेट्स टू कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स, कि रेस के आधार पर, ट्राइबल कम्युनिटी के आधार पर, कल्चर ओरिजिन के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर जब एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसको एथनिक ग्रुप कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं थी और ये जो लोगों की जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी जो यहाँ पे रहते थे, उनको कैसे जाना जाता था, इंग्लिश के नाम से, वेल्स के नाम से, स्कॉट के नाम से और आयरिश के नाम से, ठीक है। तो इंग्लिश इंग्लैंड के वासी को कहते हैं, वेल्स WELSH ये वेल्स WALES ये कंट्री का नाम हो गया, WALES क्या हो गया, कंट्री का नाम हो गया, WELSH क्या हो गया, कंट्री के लोग का नाम हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश के लोग स्कॉट कहलाएं और आयरिश, आयरलैंड के लोग आयरिश कहलाएं। तो यहाँ की लोगों की जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी जो इस आइल में रहते थे वो क्या थी, इंग्लिश थी, वेल्स थी, स्कॉट थी और आयरिश थी। अब ये जो एथनिक ग्रुप्स थी इनका अपना क्या था, कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, अपनी संस्कृति निभाते थे, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या करते थे, परंपरा फॉलो करते थे। लेकिन बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू अप इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, लेकिन इंग्लिश नेशन जो थी, यानी कि इंग्लैंड की बात करी जाए,
मैप में आपको दिखाया गया ना इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की बात करी जाए तो इसकी वेल्थ में, इंपॉर्टेंस में और पावर में, धन में, महत्वता में और ताकत में, तीनों में क्या हो रही थी, लगातार वृद्धि हो रही थी। तो स्वाभाविक बात है, जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, इंपॉर्टेंस होगा, पैसा पावर रुतबा होगा, वही ज्यादा लोगों पे हावी होगा। ठीक है, तो पहले क्या था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश थे, लेकिन इंग्लिश के पास क्या आ रही थी, धीरे धीरे लगातार इनकी वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर बढ़ रही थी। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। तो इस आइलैंड पे जो इंग्लिश लोग थे, क्योंकि इनके पास वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर तीनों मिल रहा था। कैसे आ रहा था, आपको याद करो 14-15 सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहले इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी। तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी, तो जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहीं पे लोगों के पास पैसा, पावर, सब चीज आएगा। तो इन चारों में, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश में, इंग्लैंड के जो लोग थे, जो इंग्लिश थे, इनकी पावर में क्या हो रही थी, वेल्थ में और इंपॉर्टेंस में, तीनों में वृद्धि हो रही थी। और ये इतना आप काबिल हो चुके थे, इंग्लिश लोग इतने काबिल हो चुके थे, या यूं कह लो कि इंग्लैंड इतना संपन्न हो चुका था कि उस आइलैंड के जो अदर नेशंस थे उसको प्रभावित कर सके, उसको अपने में जोड़ सके। आई बात समझ में। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forced. तो इंग्लिश पार्लियामेंट, ये आप ध्यान रखना, इंग्लिश पार्लियामेंट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड। तो उन दिनों क्या हुआ, इसमें एक डेट आपको याद रखना होगा कि चूंकि इंग्लिश पार्लियामेंट थी उस समय, तो इंग्लिश लोग जो है वो प्रभावी हो रहे थे, पैसा था, इंपॉर्टेंस था, पैसा, पावर, रुतबा, सारा चीज इनके पास आ रहा था। तो इनकी क्या हुई, मोनार्की से क्या हुई, लंबी अवधि तक लड़ाई चली, राजतंत्र जो चल रहा था, इनकी क्या हुई, लड़ाई चली। और 1688 में बड़े लंबे अवधि तक लड़ाई लड़ने के बाद जो है वो राजा का शासन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरे जहां जितने भी इंग्लिश लोग रहते थे उसके बीच में एक जगह बनी, इंग्लैंड बनी, और वहां पर इंग्लैंड को क्या किया गया, बनाया गया, और राजा से क्या कर लिया गया, पावर छीन लिया गया। और पार्लियामेंट जो थी, इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, उसने क्या किया, मोनार्की से पावर छीन लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए। आई बात समझ में। मतलब इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए कि राजा तक को हार मानना पड़ा इनके सामने। राजा को इन्होंने इंग्लिश पार्लियामेंट बनाया और क्या किया, राजा के अधिकार को क्या किया, छीन लिया, और ये बोला कि अब से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी, हम जैसे बोलेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा। तो और उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड का निर्माण हुआ, इंग्लैंड को बीच में बनाया गया। ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो आप जान रहे हो कि इंग्लैंड धीरे धीरे क्या हो रहा था, प्रभावी हो रहा था, इंपॉर्टेंस इसका बढ़ रहा था, वेल्थ बढ़ रहा था, पावर बढ़ रही थी। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये भी डेट आपको याद रखना होगा कि एक्ट ऑफ यूनियन, ये समझौता हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिंट in effect that England was able to impose its influence on Scotland। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन को लेकर के ही है, यहीं समझ लो, यही 3 लाइन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन है। तो 1688 में क्या हुआ, लंबी अवधि तक लड़ाई चली, और इंग्लैंड में जो प्रभावी लोग थे इन्होंने पार्लियामेंट बनाया, और लड़ाई लड़ने के बाद जो राजा को पद त्याग करने पर मजबूर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। और उसके बाद 1707 में, 1688 में इनका अपना देश बनाया, और 1707 में चूंकि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो इन्होंने क्या किया, एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया। किन देशों ने मिलकर, इंग्लैंड ने और स्कॉटलैंड मिलकर। मैप में आपको दिखाया गया था, इंग्लैंड नीचे था, ऊपर स्कॉटलैंड था। तो इंग्लैंड ने और स्कॉटलैंड मिलकर 1707 में क्या किया, एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ। यानी कि अब यूनाइटेड किंगडम का निर्माण का मतलब क्या है कि इसमें कौन शामिल था, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अब तीनों 1707 से क्या हो गया, मिलकर क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन बन गया, है ना। अब जब स्कॉटलैंड पर इनका कब्जा हो गया, या स्कॉटलैंड इनके हाथ में आ गया, इंग्लिश लोगों के हाथ में आ गया, तो इन्होंने, इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड अब इस बात में सक्षम था कि अपने इन्फ्लुएंस को जो जैसे वो चाहता था वो स्कॉटलैंड पर क्या कर सके, थोप सके, लागू कर सके। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वो जो थी वो इंग्लिश जो henceforth dominated by the English members। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बनी, यहाँ के दोनों मिलाकर के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी, इसमें किसका बोलबाला था, इंग्लिश मेंबर्स का बोलबाला था।
द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। तो जैसे जैसे जो है वो ब्रिटिश का ग्रोथ होता गया, इंग्लिश का ग्रोथ होता गया, इंग्लैंड के लोगों का ग्रोथ बढ़ता गया, स्कॉटलैंड भी अपने कब्जे में आ गया। नतीजा ये हुआ कि स्कॉटलैंड की जो सबसे अलग कल्चर थी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस था, इन सब को धीरे धीरे क्या किया गया, कुचला जाने लगा। मतलब आप स्कॉटलैंड में जो रीति रिवाज था, जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ था, जब इनके कब्जे में आ गया ये, तो इन्होंने क्या किया, उसके सारे विधि व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने लगे और अपना चीज वहां पर अपने अनुसार वहां पर सारी चीजों को चलाने लगे। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबली रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो कैथोलिक क्लैंस का मतलब होता है कैथोलिक और समझ लो आप प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च के जो मेंबर्स थे, जो मतलब लगभग 15 सेंचुरी तक चर्च जो कहता वही चलता। तो जो 15 सेंचुरी से पहले जो कैथोलिक चर्च के मेंबर थे, कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च की बातों को फॉलो करने वाले थे, वो लोग कैथलिक्स कहलाए। जब मार्टिन लूथर किंग आए तो इन्होंने 95 थेसिस नामक एक किताब लिखी, ये आपके बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, 12th वाले बुक में दे रखा है ये, ठीक है। तो 95 थेसिस नामक इन्होंने एक टेस्टामेंट लिखा, है ना, और लोगों को बताया कि जो चर्च जो प्रैक्टिसेस अपना रही है, जो कि इनका क्रियाकलाप है, वो कुछ हद तक विरोधी है। तो चर्च की बातों को इन्होंने विरोध किया। इसकी एक कॉपी रोमन चर्च पे साटी भी गई। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग इनके फेवर में भी आए, इनके तर्क से बात सहमति हुई, इनकी लोगों ने सहमति जताई मार्टिन लूथर किंग की, और वो लोग फिर प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट मतलब विरोधी, दोनों एक ही भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन जो लोग कुछ पुराने चर्च के रीति रिवाज से नाखुश थे, उसका विरोध कर रहे थे, वो क्या कहला रहे थे, प्रोटेस्टेंट कहला रहे थे। और इसको आग में घी डालने का काम किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। खैर, हम लोग इस टॉपिक से थोड़ा ऊपर उठ के टॉपिक पे आते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इंग्लिश मेंबर्स से डोमिनेटेड थी, और ब्रिटिश आइडेंटिटी जो है वो स्कॉटलैंड के कल्चरल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे धीरे धीरे साफ साफ दिखने लगी। उनकी जो अपनी कल्चर थी वो धीरे धीरे कुचली जाने लगी। कैथोलिक क्लैंस जो थे, जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते थे, ऊपर वाली जगह है ना ये, तो स्कॉटिश हाईलैंड्स में जो कैथोलिक क्लैंस थे, अब इनके रिप्रेशन से, जो ब्रिटिश इन पर रिप्रेशन कर रहे थे, इनके रीति रिवाज, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो भी था, इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग थोड़े से क्या हो रहे थे, नाखुश थे, और इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की कोशिश करी। स्कॉटलैंड क्या हो जाए, ब्रिटिश से अलग हो जाए, इन्होंने क्या करी, इसके लिए कोशिश करी। द स्कॉटिश इसको कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. तो इसका ब्रिटिश का क्या प्रभाव रहा कि जो गैलिक लैंग्वेज था स्कॉटिश हाईलैंडर्स का, ये लैंग्वेज तक खत्म करवा दिया ब्रिटिश लोगों ने। बात समझ में रहा है, ये लैंग्वेज तक खत्म करवा दिया। इनका जो स्कॉटलैंड का जो नेशनल ड्रेस था वो खत्म करवा दिया, ठीक है। और फोर्सिबली कुछ लोग को, जो लोग नहीं मानते थे, उनको तो फोर्स करके जो है वो अपना घर छोड़ने के लिए क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। समझे, सबसे पहले जो है वो 1688 में जो है वो इंग्लैंड का दबदबा रहा, इंग्लैंड बना, मोनार्की सिस्टम को वहां से हटाया गया, और 1707 में जो है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में क्या हुआ, समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन। और इसमें क्या किया गया, स्कॉटलैंड को जो है वो इंग्लैंड ने अपने में मिला लिया, और इस तरीके से तीनों के मिलने के बाद स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के मिलने के बाद ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। हालांकि अभी आयरलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड भी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का क्या है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आई बात समझ में। और पूरा जो है जो मैप में आपको दिखाया गया वो टोटल ब्रिटिश आइल है, जो सबसे शुरुआत में ऊपर से चौथी लाइन में दिया गया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्या थे, एथनिक ग्रुप में डिवाइडेड थे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आयरलैंड के बारे में चर्चा है, बात समझ में आया। तो क्या जाना आप लोगों ने, 1688 में राजा से शासन लिया, इंग्लैंड का स्थापना हुआ, पार्लियामेंट आया, ठीक है। 1707 में स्कॉटलैंड मिल गया, ठीक है। स्कॉटलैंड जैसे ही हाथ में आया तो ब्रिटिश लोगों ने अपनी हुकूमत जनाई, इनका लैंग्वेज, इनका ड्रेस सबको बदल कर रख दिया। लोगों ने कोशिश भी करी स्कॉटलैंड के लोगों ने, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। स्कॉटलैंड के लोग जो कैथोलिक क्लैंस के लोग थे, है ना, रोमन चर्च के सिद्धांतों पर चलने वाले जो लोग थे,
इन्होंने क्या किया, विरोध भी किया, लेकिन ऐसा कुछ इनका फायदा हुआ नहीं। इनका खुद का लैंग्वेज और ड्रेस तक जो है वो ब्रिटिश की हुकूमत में क्या हुआ, बदल गया। आई बात समझ में। अब हम लोग समझेंगे आयरलैंड। आयरलैंड suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance were suppressed. After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. 1801 आपको याद रखने की जरूरत है। आई बात समझ में। 1707 में इंग्लैंड में कौन मिल गया, स्कॉटलैंड मिल गया, और 1801 में आयरलैंड मिल गया। आयरलैंड का दो पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो ऊपर वाला हिस्सा जो मैप में दिखाया गया था आपको, और नीचे वाला रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, जिसका अभी इसमें रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड का कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो आयरलैंड का भी सेम हाल हुआ, मतलब इंग्लैंड ने इसको भी अपने में मिलाया। कैसे मिलाया वो देखो। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर जो लोग थे वो दो ग्रुप में बटे हुए थे, कैथलिक्स में बटे हुए थे और प्रोटेस्टेंट्स में बटे हुए थे। इंग्लिश ने क्या किया, जो इंग्लैंड के जो वासी थे, इन्होंने प्रोटेस्टेंट की मदद करनी शुरू करी। आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट की मदद करनी जो है वो शुरू करी, ताकि प्रोटेस्टेंट का दबदबा जो है वो कहाँ बना रहे, आयरलैंड में बना रहे, कैथलिक्स के ऊपर। जो कैथलिक कंट्री है, कैथलिक कंट्री थी और प्रोटेस्टेंट कम थे, तो इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने प्रोटेस्टेंट की मदद करी, भैयारी निभाया। ठीक है, इन्होंने क्या करी, इंग्लैंड वाले लोगों ने प्रोटेस्टेंट जो लोग कहाँ मौजूद थे, आयरलैंड में, इनकी मदद करनी शुरू करी, ताकि इनका दबदबा क्या रहे, बना रहे। कैथलिक रिवोल्ट्स हुए। अब जब देखा कि भाई साहब प्रोटेस्टेंट लोग जो अपना दबदबा बना रहे हैं, तो कैथलिक लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया, आंदोलन किया ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ। ब्रिटिश की हुकूमत यहाँ नहीं चलेगी ऐसा बोलकर इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। लेकिन इनके विद्रोह को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। इंग्लिश पावरफुल थी ना, तो आयरलैंड के, नॉर्दर्न आयरलैंड के इस हिस्से पर क्या हुआ, इनका जो रिवोल्ट हुआ वो सप्रेस्ड हो गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो इन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वुल्फ टोन ने किया था। ये नाम याद रखना आप। ठीक है, कैथोलिक लोगों को लीड करके प्रोटेस्टेंट लोगों के खिलाफ भड़काने का कोशिश या आंदोलन करने के लिए उकसाने का काम किसने किया, वुल्फ टोन ने किया। लेकिन ये आंदोलन सप्रेस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कैथलिक, जो ये आयरलैंड थी, वहां पर जो कैथलिक लोगों को रिप्रेस करने का काम किसने किया, प्रोटेस्टेंट लोगों ने किया। प्रोटेस्टेंट लोगों को किसका साथ था, इंग्लैंड के लोगों का साथ था, इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों का साथ था। नतीजा यह हुआ कि वुल्फ टोन के नेतृत्व में जो आंदोलन चली, कैथलिक लोगों ने जो प्रोटेस्टेंट के खिलाफ जो आंदोलन चलाई, उसको कुचल दिया गया। तो वुल्फ टोन और यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में ये आंदोलन चली, लेकिन ये फेल हो गया। और फाइनली जो है वो 1801 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है वो आयरलैंड को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और अब जो है 1801 से क्या हो गया, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो पूरा यूनाइटेड किंगडम बन गया। आई बात समझ में। ग्रेट ब्रिटेन में 3 था, और ये आयरलैंड के मिलने के बाद ये क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो ग्रेट ब्रिटेन कहो या यूनाइटेड किंगडम को, दोनों एक ही चीज है। लेकिन 1801 में आयरलैंड भी इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। तो इस तरीके से एक ब्रिटिश नेशन जो है वो बनी। यूनाइटेड किंगडम जो है 1801 में आयरलैंड में जुड़ गया इसमें। A new British nation was forced through the propagation of a dominant English culture. अब जो ये नई ब्रिटिश नेशन बनी थी, ब्रिटिश नेशन कह लो, ग्रेट ब्रिटेन कह लो या यूनाइटेड किंगडम कह लो, ये जो नई बनी, इन्होंने जो है वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, इंग्लिश कल्चर का दबदबा जो है वो हर जगह है, इसको बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। प्रयास में क्या क्या किया, द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक फ्लैग को, सिंबल को लागू किया। ऐसे ऐसे नहीं रहता है, ऐसे क्रिस क्रॉस टाइप। ठीक है, तो ब्रिटिश नेशन ने क्या किया, अपना जो डोमिनेंट प्रभावी इंग्लिश कल्चर को बनाए रखने के लिए तरह तरह का प्रचार प्रसार शुरू किया, दबदबा बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करी। तो सबसे पहले क्या किया, न्यू ब्रिटेन का जो ब्रिटिश फ्लैग था यूनियन जैक में बदल दिया, है ना। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नेशन, इसको बना दिया। ये पूरे का क्या बन गया, ये नेशनल एंथम बन गया। इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह प्रमोट किया गया कि अब सब जगह कहाँ क्या बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जाएगी। ठीक है, and the older nations survived only as subordinate partners in this union। और जो पुराने जो राष्ट्र थे वो इस संघ में, इस यूनियन में जो है वो सहयोगी राष्ट्र के रूप में बने रहने लगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से जो है वो पूरा ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पहले शॉर्टकट में समझो, पहले इंग्लैंड में क्या हुआ, लोगों का दबदबा बढ़ा तो इन्होंने पहले राजा का शासन हटाया, है ना, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया इन्होंने। फिर वो उसके बाद स्कॉटलैंड पर कब्जा किया, स्कॉटलैंड पर कब्जा करने के बाद ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। और ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर क्या बना, सॉरी वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन बना। और 1801 में जो है आयरलैंड को भी जोड़ लिया गया। आयरलैंड को जोड़ने का काम कैसे किया, तो पहले तो प्रोटेस्टेंट लोग जो थे जहां आयरलैंड में, उनको अपने साथ इन लोगों ने मिलाया। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में लड़ाई हुई, जिसका लीड किसने किया था, वुल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन ने, ठीक है। लेकिन ये रिवोल्ट क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया और इनको भी हरा दिया गया। और फिर फोर्सली ये बल देकर जो है वो आयरलैंड को क्या किया गया, मिला लिया गया। और इस तरीके से 1801 में यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर आपकी टॉपिक खत्म होती है। आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।